हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 31 मार्च का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में विशेष, और देखेंगे साथ में कि कौन सी वोकैबुलरी है जो आज की दोस्तों स्पेशल वोकैबुलरी है जो यूज़ हुई है आज के एडिटोरियल में। वैसे तो आपकी वोकैबुलरी सभी की काफ़ी अच्छी हो गई होंगी, लेकिन चूंकि वोकैबुलरी का मीन्स होता है दोस्तों ऐसे शब्द जो कि हम बार बार रिवाइज करते रहें और हमारे दिमाग में बने रहें। तो ये जो मैं आपको वोकैबुलरी करवाने वाला हूँ, इनको देखेंगे और इनको फिर एनालाइज करेंगे और लास्ट में टेस्ट योरसेल्फ में इनका टेस्ट देंगे, ये जानने के लिए कि कितनी वोकैबुलरी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। राइट, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट कि if you haven't subscribed the channel and if you have forgotten to subscribe the channel then please subscribe। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do subscribe the channel first, right, and share, try to share the channel as much as possible। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल आज की वोकैबुलरी के साथ। आइए दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। राइट, तो भैया नंबर 1 वोकैबुलरी है दोस्तों इनएविटेबल। जी हाँ, इनएविटेबल, एंड द मीनिंग ऑफ इनएविटेबल जिसे टाला ना जा सके, हम जिस चीज़ को टाल नहीं सकते वो कहलाती है इनएविटेबल। मीन्स अ सिचुएशन दैट इज अनअवॉइडेबल, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते कहलाता है इनएविटेबल। सेकेंड है एम्बॉडीज। एम्बॉडीज का मतलब होता है इंक्लूड और कंटेन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, मतलब किसी भी चीज़ का पार्ट होना, किसी भी चीज़ का पार्ट होना, किसी का भाग होना कहलाता है एम्बॉडीज। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कोएर्सिव। कोएर्सिव का मतलब होता है रिलेटिंग टू और यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। कोएर्सिव मीन्स मतलब कोई भी चीज़ जो फोर्स के तौर पे यूज़ की जाए, मतलब जब आप किसी पे दबाव देते हैं तो दबाव देना किसी को और या फिर धमकाना डराना कहलाता है कोएर्सिव। अ बैड सिचुएशन कहलाती है कोएर्सिव। आफ्टर कोएर्सिव दोस्तों एक्विटेड। एक्विट का मीन्स बहुत सिंपल होता है, ये लॉफुल वर्ड है, बहुत यूज होता है। एक्विटेड मतलब क्षमा करना, किसी को फ्री कर देना। जैसे कि इसमें लिखा है फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज, जो क्रिमिनल चार्ज से फ्री हो जाते हैं वो एक्विट हो जाते हैं, जो बरी हो जाते हैं, कहलाता है एक्विटेड। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मीन्स होता है कठोर, स्ट्रिक्ट या फिर प्रिसाइज एंड एग्जैक्टिंग। कोई बहुत छोटा हो, प्रिसाइज हो या फिर एग्जैक्ट हो कहलाता है स्ट्रिंजेंट। मीन्स कठोर और या फिर छोटा, प्रिसाइज और एग्जैक्ट बात कहे कहलाता है स्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रीचेस। द मीनिंग ऑफ ब्रीच इज ब्रेक, किसी भी चीज़ को तोड़ना, जैसे कोई ने किसी का ट्रस्ट तोड़ दिया या कुछ भी, ग्लास व्लास तोड़ने के लिए नहीं। ये लॉ का एक वर्ड है और लॉ में ही यूज किया जाता है कि ब्रीच द ट्रस्ट या ब्रीच द प्रपोजल। आपने लॉ में पढ़ा होगा काफी बार, यदि नहीं भी पढ़ा तो अब आप पढ़ेंगे। ब्रीच मीन्स टू ब्रेक समथिंग। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 17 डिटेंशन। एंड द मीनिंग ऑफ डिटेंशन इज किसी को बंद करके रखना, किसी को अपनी नज़रों के सामने रखना, मतलब नज़र बंद कर देना कहलाता है डिटेंशन। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, द स्टेट ऑफ बीइंग कैप्ट इन अ पुलिस स्टेशन, किसी भी इंसान को पुलिस स्टेशन में रखना और प्रिजन या फिर जेल में रखना और नॉट बीइंग अलाउड टू लीव, और उसको अलाउ ना किया जाना छोड़ने के लिए, मतलब किसी को छोड़ना नहीं और कहीं कैद करके रख लेना कहलाता है डिटेंशन। डिटेंशन के बाद दोस्तों एम्बॉडीज। एम्बॉडीज जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं मीन्स इंक्लूड, किसी भी चीज़ का पार्ट होना, किसी में इंक्लूड करना। नंबर नेक्स्ट है कंटेंडेड। कंटेंडेड का मीन्स होता है आर्ग्यूमेंट, किसी से बहस करना, आर्ग्यू करना कहलाता है कंटेंडेड। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है खुद को एक्सपोज करना, मतलब खुद को दोषी करार दे देना। यदि आपने कोई दोष किया है, आपने कोई गलत काम किया है और आपने खुद को एक्सपोज किया कहीं जाके, तो यही कहलाता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये जो इंक्रिमिनेशन है, क्रिमिनेशन मतलब क्राइम से रिलेटेड है और इंक्रिमिनेशन मतलब हो गया दोषी करार देना और सेल्फ मतलब खुद को दोषी करार देना, तो यही कहलाता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्सपोजिंग वन सेल्फ टू एन एक्यूजेशन और चार्ज ऑफ क्राइम। नेक्स्ट दोस्तों डेसिमिनेटेड। डेसिमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना कहलाता है डेसिमिनेट। कोई न्यूज़ का फैलाना है, किसी भी चीज़ का फैलाना कहलाता है डेसिमिनेट करना। नंबर नेक्स्ट है ग्रेव चार्जेस। गंभीर आरोप कहलाते हैं ग्रेव चार्जेस, मीन सीरियस एलिगेशंस, बहुत ही सीरियस एलिगेशंस, गंभीर आरोप। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों इनैक्ट। इनैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़, कोई लॉ बनाना या किसी प्रैक्टिस में डालना। इनैक्ट मीन्स किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया कह सकते हैं या फिर किसी लॉ से संबंधित कह सकते हैं, लॉ बनाने से कह सकते हैं, कहलाता है इनैक्ट करना। एंड द लास्ट 14 वोकैबुलरी आज की दोस्तों है इनेबल। इनैक्ट,
और मैंने कहा इनेबल, यहाँ पे इनेबल का मतलब होता है कैपेबल, योग्य होना या सक्षम होना कहलाता है इनेबल, राइट। सो ये थी दोस्तों आज की 14 वोकैबुलरी। आशा करता हूँ कि आपके ये हर एक वोकैबुलरी बहुत सी समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करें, क्योंकि टेस्ट योरसेल्फ में अपने आप को जांचना है आपको कि इन वोकैबुलरी का यूज़ कैसे हुआ है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से और आज का एडिटोरियल देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो स्टार्ट हुआ यहाँ पे दोस्तों आज का एडिटोरियल, जैसा कि हेडिंग दे रखी है आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी, पहचान और गोपनीयता। जी हाँ, एग्जैक्टली। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान एंड प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता। आप कितने प्राइवेट हैं, कितना अपने आप को आपने छुपा के रख रखा है, गोपनीय है, तो क्या बात है ऐसी। आगे उसने कहा ऑन प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल, मतलब ये जो बात कही गई है ये कही गई है दोस्तों प्रिजनर के आइडेंटिफिकेशन बिल पे, मतलब जो प्रिजनर के लिए एक आइडेंटिफिकेशन बिल निकला है उस पर ये बात कही गई है। तो भैया ये बिल क्या है देखेंगे आगे। आगे कहा उसने राइटर ने कि भैया प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल विच रेजेस प्राइवेसी एंड डाटा सेफ्टी, जो प्रिजनर का आइडेंटिफिकेशन बिल है जिससे प्रिजनर की पहचान होती है, जो कि बढ़ाता है विच रेजेस प्राइवेसी को, गोपनीयता को, एंड डाटा की सेफ्टी को, कंसर्न्स मतलब क्या हो गया, विच रेजेस प्राइवेसी एंड डाटा सेफ्टी कंसर्न्स मतलब इन चिंताओं को बढ़ाता है, रिक्वायर्स डीप स्क्रूटनी, उसके लिए एक आवश्यक है कि भैया एक बहुत ही डीप स्क्रूटनी करी जाए, बहुत ही डीप जांच करी जाए। मतलब कोई ना कोई बिल पास हो रहा है जो कि प्रिजनर्स के आइडेंटिफिकेशन को लेके और उसकी प्राइवेसी को लेके है, तो राइटर ने यहाँ पे एक चिंता जताई है कि बड़ी चिंतनीय बात है ये कि इस पे एक डीप जांच होनी चाहिए, एक गहराई से जांच की जानी चाहिए। तो भाई ये बिल क्या है, आखिर इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या दिया जा रहा है या फिर क्या क्या रखा जा रहा है, यही इस पैरा में हमको देखना है आज। आइए करते हैं स्टार्ट यहाँ से। जैसे कि उसने आपसे साफ साफ कहा दोस्तों, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका जो लेटेस्ट प्रपोजल है वो इस बात को सक्षम करता है, इनेबल बनाता है कि जो कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डाटा है प्रिजनर से जो लिए जाते हैं ये डाटाज, बिसाइड्स किसके अलावा यूजुअल फिजिकल मेजरमेंट्स, उनके जो भी आज तक के फिजिकल मेजरमेंट्स होते हैं जैसे फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स, वो क्या है, रेजेस सीरियस क्वेश्चंस, वो बहुत ही सीरियस क्वेश्चन को जन्म देते हैं। किस क्वेश्चंस को, अबाउट इट्स लीगल वैलिडिटी, कि इनकी जो लीगल मतलब कानूनी वैलिडिटी है उसके लिए वो सीरियस क्वेश्चन उठाते हैं। मतलब दोस्तों अभी तक क्या किया जाता था कि जो प्रिजनर है उसके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं या उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, लेकिन अब उसने कहा कि जो बायोमेट्रिक चीज़ें होंगी, जो बायोलॉजिकल डाटा होंगे, अब उन पे भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या ये सेफ है, ये है क्या। तो वही राइटर ने पूछना चाहा है कि अबाउट इट्स लीगल वैलिडिटी, ये जो लिया जा रहा है ये इनकी लीगल वैलिडिटी के तौर पे लिया जा रहा है, तो ये है क्या। आगे उसने कहा सच क्वेश्चंस, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आर इनएविटेबल, इनको टाला नहीं जा सकता। मतलब ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन एन एरा, आज के इस एरा में, इन विच पीपल लुक एट ऑफिशियल एफर्ट्स, जिसमें लोग क्या देखते हैं, लोग ऑफिसरों के प्रयत्नों को देखते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके प्रयत्नों को, उनके एफर्ट्स को देखते हैं, टू गैदर पर्सनल डाटा विद सस्पिशन, वो जो डाटा पर्सनल इकट्ठा करते हैं उसको संदेह की नज़र से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रिजनर है उसका पर्सनल डाटा इकट्ठा कर लिया और उसको फिर वो लोग यूज़ करें, जो ऑफिसर्स हैं वो उसको यूज़ करें, तो इसको सस्पिशियस निगाह से देखा जाता है कि आखिर इतना जरूरी क्या है कि फिंगरप्रिंट्स भी ले रहे हैं, बायोमेट्रिक भी कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी हो गई, ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं। यही जो राइटर है, जो एडिटर है, उसने क्वेश्चन मार्क उठाया है। आगे कहा गया द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग द फोटोग्राफ, जो प्रथा है फोटोग्राफ्स को रिकॉर्ड करने की, लेने की और फिंगरप्रिंट्स को लेने की ऑफ प्रिजनर्स के, इज मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड, ये बहुत सालों पुरानी है, सेंचुरी ओल्ड है इन द कंट्री में, बैक्ड बाय अ कॉलोनियल लॉ डेटिंग बैक टू 1920, मतलब जो कॉलोनियल डेट है बैक 1920 उससे भी पुरानी ये जो प्रथा चली आ रही है, तब से किया जाता है कि फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ लिए जाते हैं। तो भाई ये तो प्रथा नोन है कि ऐसा किया जाता है, लेकिन अब बाकी के काम क्यों किए जा रहे हैं, ये है इस पैरा में। आइए देखते हैं आगे क्या कहा। आगे उसने कहा जो यूनियन गवर्नमेंट है, द यूनियन गवर्नमेंट नाउ प्रपोजेस, वो प्रपोज कर रही है टू एक्सपेंड द आइडिया, कि भैया ये जो विचार है जो हम लोग रखते हैं इन प्रिजनर्स को, इनकी जो आइडेंटिफिकेशंस होते हैं इसको एक्सपेंड किया जाए, टेकिंग मेजरमेंट्स, मतलब उनकी जो पहचान ली जाती है उसके लिए यूज हुआ है मेजरमेंट्स, इन मेजरमेंट्स को क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए, टू कवर फिंगर इंप्रेशंस, palm prints impression, footprint impression, physical biological samples and their analysis besides behavioral attributes। आप समझ रहे हैं, इसने इतनी सारी चीज़ें कही कि ये चीज़ें चाहे फुटप्रिंट इंप्रेशन हो, चाहे पाम प्रिंट इंप्रेशन हो, चाहे फिंगर इंप्रेशन हो, इनको भी एनालाइज किया जाएगा, इनको भी लिया जाएगा। किसके अलावा, बिसाइड्स बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, मतलब उनके जो बिहेवियरल गुण होते हैं उनके अलावा, इंक्लूडिंग सिग्नेचर, और इसमें क्या इंक्लूड किए जाएंगे, उनके सिग्नेचर भी इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब हर एक प्राइवेट चीज़ को गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी बना रही है
जिन भी प्रिजनर्स को रखा जाएगा। आगे इसने क्या कहा दोस्तों, आगे कहा द क्रिमिनल, अच्छा इसने सामने कहा था इंक्लूडिंग सिग्नेचर्स हैंडराइटिंग, मतलब सिग्नेचर्स का है या सिग्नेचर्स हैंडराइटिंग का है, बोथ आर सेम। द क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022, जो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल है 2022 विच एम्बॉडीज, जो रखता है दिस गोल, इस गोल को हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, मतलब ये जो सारी चीज़ें थी ये 2022 के इस बिल में थी जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, लोकसभा में रखा गया है, राइट। आगे सेंटेंस में कहा कि भाई लेकिन इस पे जो कुछ मेंबर्स हैं, सम मेंबर्स हैव आर्ग्यूड, कुछ लोगों ने इस पे एक आपत्ति जताई है, बहस की है, दैट के द बिल वेंट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क, कि बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट, एक जो बेहतरीन जजमेंट था उसके अगेंस्ट में है, डिक्लेयरिंग प्राइवेसी, जो कि डिक्लेयर करता है प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इन केएस पुत्तस्वामी। मतलब दोस्तों क्या हो गया इसका, जो केएस पुत्तस्वामी का जजमेंट था उसके अगेंस्ट ये बिल है। उसने साफ साफ कहा आपसे कि सम मेंबर्स हैव आर्ग्यूड, कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति जताई है कि बिल जो है अगेंस्ट में है सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के खिलाफ, जो कि डिक्लेयर करता है प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स की, जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी क्रिमिनल के, उसको उसके अगेंस्ट है ये बिल। और ये जो केस था ये किसका था दोस्तों, ये केएस पुत्तस्वामी का केस था, जैसा कि इसमें ये नेम आपको रिप्रेजेंट करता है, नेम शो करता है। आगे दोस्तों उसने क्या कहा, सम कंटेंडेड मीन्स कुछ लोग और भी बहस करते हैं, मतलब और भी आर्ग्यू करते हैं, क्या करते हैं, सम कंटेंडेड दैट द बिल इनेबल्ड कोएर्सिव ड्राइंग सैंपल्स, बिल जो है वो बहुत ही कोएर्सिव, बहुत ही फोर्सफुल ड्राइंग सैंपल्स लेता है। व्हाट डज इट मीन, ये जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जो फिंगरप्रिंट्स के, पाम प्रिंट्स के जो सैंपल लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही कोएर्सिव है, मतलब बहुत ही जबरदस्ती की जा रही है, ये इनेबल करता है इन चीज़ों को, एंड पॉसिबली इन्वॉल्व, और संभवतः ये पॉसिबल करता है, ये इन्वॉल्व करता है पॉसिबली वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 23, मतलब जो आर्टिकल 23 है उसको भी ब्रीच करता है दोस्तों। वायोलेशन का मतलब होता है तोड़ना, जो आर्टिकल 23 है उसको भी वायोलेट करता है, तोड़ता है, विच प्रोटेक्ट्स, जो कि बचाता है, मतलब जो आर्टिकल 23 वो क्या है, वो भैया ये है जो बचाता है द राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब वो अधिकारों के हनन को बचाता है, अधिकारों के जो प्रिजनर के अधिकार होते हैं उनको हनन होने से बचाता है। और कौन से अधिकार, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जैसे कि मैंने बताया सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब स्वयं को दोषी करार देने के जो अधिकार हैं उनके, वो जो भी उसके अगेंस्ट में अधिकार लेते हैं उनके हनन को होने से बचाता है ये बिल, राइट। तो इस बिल के अगेंस्ट में ये बातें कही जा रही हैं। आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहा उसने देयर आर अदर कंसर्न्स टू, मतलब चिंता यही नहीं है, चिंता इसके अलावा भी है। अब ये क्या चिंता है, देयर आर अदर कंसर्न्स टू सच एज द मीन्स बाय विच द डाटा कलेक्टेड, मतलब वो कौन से तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा डाटा को प्रिजर्व किया जाएगा, डाटा को सेव किया जाएगा, शेयर भी किया जाएगा, डिसेमिनेटेड या फिर उनको स्प्रेड किया जाएगा एंड डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मतलब आखिर वो कौन से तरीके हैं जो ये सब होंगे जिनके तहत भाई कह तो रहे हैं कि हाँ डाटा ऐसे होगा वैसे होगा, प्रिजर्व किया जाएगा, मतलब लेकिन हमें तरीके तो बताओ आखिर, लेकिन वो विच काइंड ऑफ वेज आर देयर, वो कौन से तरीके हैं, जैसे कि इसमें सेंटेंस में साफ साफ कहा गया, राइट। आगे उसने कहा द बिल अलाउज द रिकॉर्ड्स टू बी प्रिजर्व फॉर 75 ईयर्स, ये बिल अलाउ करता है रिकॉर्ड्स को जो कि 75 सालों के रिकॉर्ड्स इसमें प्रिजर्व रखे जा सकते हैं, एंड टू बी डिस्ट्रॉयड अर्लियर, और इनको पहले भी नष्ट किया जा सकता है, इफ द, यदि पर्सन इज डिस्चार्ज, यदि पर्सन को फ्री कर दिया गया है, और एक्विटेड, और या फिर उसको निर्दोष साबित कर दिया गया, मतलब उसको दोषी करार नहीं दिया गया। तो इससे पहले भी जो 75 साल का समय है 75 ईयर्स का, उससे पहले भी इस बिल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब दोस्तों इस बिल के कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो तरीके भी पूछे हैं कि आखिर कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे इस बिल को सेव किया जा सकता है या फिर इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वही राइटर ने यहाँ पे साफ साफ दिखाया। आगे कहना चाह रहा है दोस्तों द कंसर्न ओवर प्राइवेसी। अब बात करिए कंसर्न की, चिंताओं की जो कि प्राइवेसी पे है, इसकी गोपनीयता पे है, और द सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ डाटा, और डाटा की जो सेफ्टी पे किया गया है, मतलब कंसर्न दिखाया है राइटर ने प्राइवेसी पे और सेफ्टी ऑफ डाटा पे, अनडाउटेडली बिना शंका के सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सच प्रैक्टिसेस, ऐसी जो प्रथाएं हैं, ऐसी जो प्रतिक्रियाएं हैं, ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं जो इन्वॉल्व करती हैं कलेक्शन स्टोरेज को और डिस्ट्रक्शन करती हैं, विध्वंस कर देती हैं वाइटल डिटेल्स को, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं या बहुत बड़ी बड़ी डिटेल्स होती हैं ऑफ अ पर्सनल नेचर, लोगों के पर्सनल नेचर की, ought to be introduced only after a strong data protection law with stringent punishment for breaches. What does it mean?
दोस्तों इसका साफ साफ मीन है, वो कहना चाह रहा है कि ऐसी जो प्रथाएं हैं, मतलब ये जो प्रथाएं अभी जो गवर्नमेंट बना रही है, जो कि लागू हुई है लोकसभा में, उसने कहा कि ऐसी जो प्रथाएं हैं जो इन्वॉल्व करती हैं कलेक्शन स्टोरेज को, मतलब इतना सारा डाटा जो कलेक्शन स्टोरेज है, या डिस्ट्रक्शन, जितनी भी ये वाइटल डिटेल्स हैं उनके डिस्ट्रक्शन के लिए ऑफ अ पर्सनल नेचर, किसी के पर्सनल नेचर के बारे में, ऑट टू बी इंट्रोड्यूस्ड, उनको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस है, ऑट टू बी की संग थर्ड फॉर्म। ओनली आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लॉ, किसके बाद? केवल और केवल जब कोई स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लॉ हो, उसके बाद, विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, उसके तहत यदि कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिले। फॉर ब्रीचेस, मतलब इन लॉ को यदि कोई तोड़ता है तो उस लॉ को तोड़ने वाले को स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट दिया जाए। तो दोस्तों उसने साफ साफ कहा कि ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इन्वॉल्व करती हैं किसको? एक कलेक्शन ऑफ स्टोरेज को इन्वॉल्व करती हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइटल डिटेल्स को इन्वॉल्व करती हैं। तो इनके लिए क्या किया जाना चाहिए? अब उसने कहा ऑट टू बी इंट्रोड्यूस, इनको जब भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए जब इसके लिए एक और लॉ बन जाए, और या फिर इन प्रैक्टिसेस के लिए एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट रखी जाए। यदि किसी को पकड़ा जाएगा तो उसको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिए जाएंगे यदि कोई इन लॉज के रूल्स को ब्रेक करता है। तो आगे उसने क्या कहा? आगे उसने कहा दोस्तों, द 1920 लॉ इनेबल्ड, जो 1920 का जो लॉ है, इनेबल्ड द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट। भैया उसने क्या रखा था? वो रखता था कि भैया जो मेजरमेंट्स हैं फ्रॉम कन्विक्ट से सेंटेंस अ प्रिजन टर्म ऑफ 1 ईयर एंड अबव, मतलब 1920 के लॉ में कुछ चीजें इनेबल की गई थी। द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट्स, उन मेजरमेंट्स को लेते हुए, कौन से? फ्रॉम कन्विक्ट्स, जो कन्विक्ट्स थे, सेंटेंस टू अ प्रिजन टर्म ऑफ 1 ईयर, मतलब जो 1 साल एंड अबव, 1 साल या उससे अधिक के टर्म में है, मतलब जेल में आता वो 1 साल में है या फिर 1 साल से अधिक है। एंड एनीवन अरेस्टेड ऑन अ चार्ज, और किसी भी इंसान को अरेस्ट किया गया है किसी आरोप के तहत, दैट अट्रैक्ट्स सच अ प्रिजन टर्म, और या फिर ऐसा ही कोई आरोप किसी और पे लगाया है और इसी चीज को आगे बढ़ाता है। आगे उसने क्या कहा? एंड थर्ड, और तीसरा क्या था? वन हु हैज फर्निश्ड अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर एंड पीस, मतलब और एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि एक गुड बिहेवियर है और हैज फर्निश्ड अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर एंड पीस, और जिसने कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण चीजें दिखाई हैं। जैसे कि दोस्तों सेंटेंस में साफ साफ कहा उसने, द 1920 लॉ इनेबल्ड, जो 1920 का जो लॉ है, इनेबल्ड द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट्स। उसने कहा कि ये जो मेजरमेंट्स हैं, ये जो बातें कही गई हैं, ये ली जाएंगी किनसे? फ्रॉम कन्विक्ट्स, उन अपराधियों से, सेंटेंस टू अ प्रिजन, जिनको जेल हुई है टर्म ऑफ 1 ईयर, 1 साल की, एंड अबव या फिर उससे अधिक, एंड एनीवन अरेस्टेड ऑन अ चार्ज दैट अट्रैक्ट सच अ प्रिजन टर्म, और या फिर किसी पे दोष लगाया गया है और किसी को अरेस्ट किया गया है सेम प्रिजन टर्म के लिए, मतलब उतने ही साल के लिए। एंड थर्ड, और तीसरा क्या है भाई? वन हु हैज फर्निश्ड अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर एंड पीस, और या फिर किसी ने पूरा किया है, मतलब किसी का जो बिहेवियर है वो बहुत गुड है, वो बहुत बढ़िया है, या फिर बहुत पीसफुल बिहेवियर है, उन लोगों के लिए ये जो मेजरमेंट है ये लिए जाएंगे। मतलब जो 1920 का जो लॉ था उसने ऐसे लोगों को लेकिन एक कैटेगरी में रखा था कि ये जो कैटेगरी है इन लोगों की, इन लोगों के लिए लॉ बनेगा, राइट। आगे उसने क्या कहा? आगे कहा हाउएवर, हालांकि, जबकि द प्रेजेंट बिल जो है भाई, ये क्या बताता है? द प्रेजेंट बिल इंक्लूड्स ऑल कन्विक्ट्स, मतलब अभी तो बात चल रही थी कि भैया 1 साल हो या उससे अधिक हो, या फिर किसी का बहुत अच्छा बिहेवियर हो, या फिर जो टर्म्स रखा गया है अपराधियों का जितने साल के लिए, ऐसा ही कोई अपराध हो जिनमें कि उतने ही साल के लिए रखा गया हो, उस अपराधी को जेल में, ऐसों से मेजरमेंट लिया जाएगा। लेकिन अब जो बिल आया है 2022 में, उसने साफ साफ कहा कि प्रेजेंट बिल इंक्लूड करता है ऑल कन्विक्ट, सभी अपराधियों को, एंड एनीवन अरेस्टेड अंडर एनी लॉ, या फिर कोई भी अपराधी जिसने कोई भी अपराध किया हो किसी भी लॉ इन्फोर्स के तहत, और डिटेन्ड या फिर नजरबंद हो, मतलब जिसको पकड़ा गया हो अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, किसी भी डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत, मतलब अपराधी कोई भी हो, अब तो सबको इस मेजरमेंट से गुजरना पड़ेगा, राइट। जैसा कि 2022 का लॉ आया, उसने साफ साफ कहा कि भैया इंक्लूड्स ऑल कन्विक्ट्स। ये ऑल कन्विक्ट्स जो है दोस्तों, ये बताता है आपको कि हाँ, किसी भी तरह के अपराधी को चाहे कैसा भी हो, उन सबको इस मेजरमेंट से गुजरना पड़ेगा, राइट। आगे कहा उसने, देयर इज अ प्रोविजन, मतलब एक प्रोविजन है। तो भैया देखते हैं कि क्या प्रोविजन है। देयर इज अ प्रोविजन बाय विच, जिसके द्वारा एन अरेस्टेड पर्सन, एक जो अरेस्टेड पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है, नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट अ वुमेन और अ चाइल्ड, मतलब
एक जो इंसान, एक प्रोविजन भी रखा गया है, मतलब प्रोविजन का मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं एक छोटी सी छूट भी दी गई है, बाय विच जिसके द्वारा एक जो अरेस्टेड बंदा है, नॉट एक्यूज, लेकिन जिसने एक्यूज ना किया हो, मतलब जिसमें दोष ना हो, एन ऑफेंस अगेंस्ट अ वुमेन, किसी वुमेन के अगेंस्ट में या किसी बच्चे के अगेंस्ट में, और या वन दैट अट्रैक्ट्स अ प्रिजन टर्म ऑफ 7 years और मोर, या फिर उसे 7 साल की सजा हो या 7 से ज़्यादा साल की सजा हो, मे डिसअलाउ द टेकिंग ऑफ सैंपल्स, ऐसे व्यक्ति डिसअलाउ कर सकते हैं सैंपल्स देने से, मतलब ऐसे व्यक्तियों का सैंपल नहीं लिया जा सकता। मतलब साफ साफ कह रहा है ये लॉ कि भैया एक छोटी सी छूट भी दी गई है, कैसे लोगों को, या तो वुमेन और चाइल्ड के खिलाफ उनके पास कोई केस दर्ज ना हो, और या फिर 7 साल या 7 से ज़्यादा साल की इनको सजा हो, वो सैंपल ना दें तो भी चलेगा, मतलब उनके ऊपर है डिपेंड, उनके ऊपर डिपेंड करता है ये। आगे उसने क्या कहा, आगे उसने क्या कहा, नॉट ऑल डिटेनीज मे नो, लेकिन जितने भी लोग नज़रबंद होते हैं, ये मेरा पेन यहाँ पे खो गया थोड़ा, हाँ, नॉट ऑल डिटेनीज मे नो, मतलब जितने भी लोग नज़रबंद होते हैं वो सब क्या जानते हैं, वो सब मे नो, इन चीज़ों को जानते हैं, दैट दे कैन इंडीड डिक्लाइन टू लेट बायोलॉजिकल सैंपल्स टू बी टेकन। दोस्तों आगे उसने दे दिया था नॉट, मतलब नॉट ऑल डिटेनीज, जितने भी लोग बंद होते हैं जेल में उन सबको नहीं पता होता, मतलब कुछ को तो ये बातें पता है लेकिन सबको नहीं पता। तो सेंटेंस में साफ साफ कहा नॉट ऑल डिटेनीज मे नो, हो सकता है कि सब डिटेनीज को ना पता हो, दैट दे कैन इंडीड डिक्लाइन, के वास्तव में वो मना कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, टू लेट बायोलॉजिकल सैंपल्स टू बी टेकन, बायोलॉजिकल सैंपल दिए जाने से। भाई हमें नहीं देना बायोलॉजिकल सैंपल, क्यों? क्योंकि हम इनकी कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये बात सबको नहीं पता, उनको लगता है कि नहीं भाई सभी अपराधियों को ये बायोलॉजिकल सैंपल देना है, लेकिन उसने साफ साफ मना किया है राइटर ने, लेकिन ये सब नहीं जानते। आगे उसने क्या कहा, एंड इट मे बी ईजी फॉर द पुलिस, और ये पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, टू इग्नोर सच रिफ्यूजल्स, कि वो ऐसे जो रिफ्यूज़ल होते हैं, मतलब जो अपराधियों के द्वारा रिफ्यूज़ल किए जाते हैं, ऐसे रिफ्यूज़ल को इग्नोर करें, और लेटर बाद में क्लेम करें दैट दे डिड गेट द डिटेनीज कंसेंट, कि यदि उन्होंने डिटेनीज का सैंपल ले लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सैंपल में उनकी सहमति थी, मतलब उनको पता नहीं होता तब वो क्या करते हैं, वो अपने सैंपल दे देते हैं, और फिर जो पुलिस वाले हैं उनको ये बात सहूलियत मिल जाती है कि हाँ, यदि उनसे कोई पूछता है कि भाई क्या इसमें सहमति थी, तो हाँ वो बता देते हैं कि हाँ इसमें डिटेनीज जो है उनकी सहमति थी, उनकी सहमति से सैंपल्स लिए गए हैं। आगे उसने कहा द बिल इज कॉन्ट्रोवर्शियल, ये बिल जो है दोस्तों ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, एज द टेंडेंसी टू अरेस्ट, जैसा कि इसकी टेंडेंसी जो है वो क्या है, टू अरेस्ट एक्टिविस्ट, मतलब एक्टिविस्ट को अरेस्ट करना, प्रोटेस्टर्स को, एंड इवन इनोसेंट पीपल को, एंड इन्वोक ग्रेव चार्जेस, और ग्रेव चार्जेस जो गंभीर अपराध हैं, आरोप हैं, उनको लगाना, इज ऑन द राइज, ये जो है इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, ये बिल जो है ये कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, चाहे प्रोटेस्टर्स हैं, चाहे एक्टिविस्ट हैं, चाहे इनोसेंट पीपल हैं, या फिर जिन पे ग्रेव चार्जेस हैं, मतलब इसमें हर कैटेगरी के लोग आ गए, उन सबको बढ़ावा दिया जाता है और उन सबको ही इस बिल के तहत मेजरमेंट देना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि कोई स्पेसिफिक लोग नहीं है, इसलिए बिल जो है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। आगे उसने क्या कहा, इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स, ये जो बिल होगा, ये जो चीज होगी, वुड बी इन द फिटनेस ऑफ द थिंग्स इफ इट इज रेफर्ड टू अ स्टैंडिंग कमेटी, मतलब ये चीज अच्छी होगी, ये फिटनेस में होगी कब, यदि ये रेफर की जाए कोई स्टैंडिंग कमेटी को, मतलब इसके लिए कोई स्टैंडिंग कोई कमेटी जो है वो स्टैंड ले फॉर डीपर स्क्रूटनी, एक बहुत बढ़िया बहुत डीप जांच के लिए, बिफोर इट इज इनैक्टेड इनटू लॉ, इससे पहले कि ये लॉ में शामिल किया जाए, मतलब इससे पहले कि बिल लॉ में शामिल किया जाए, इसके लिए जरूरत क्या है, इसके लिए जरूरी है कोई स्टैंडिंग कमेटी हो, एक स्टैंडिंग कमेटी को ये चीज ऑफर की जाए, वो इसको स्क्रूटनी, इसकी डीप जांच करे और तभी ये बिल पास किया जाए। राइट दोस्तों, सिंपल था, लेकिन हाँ थोड़ी मोड़ी टेढ़ी चीजें थी जो आपको समझनी थी कि आखिर इस बिल में क्या क्या था, आखिर 1920 के बिल में और 2020 के बिल में क्या क्या डिफरेंस है, ये इस पूरे पैसेज के बारे में था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये है आपकी टेस्ट योरसेल्फ वोकैबुलरी, जो आपको बतानी है कि आपको कितनी वोकैबुलरी ऐसी हैं जो आई हैं, और इनमें आपको अपना टेस्ट देना है, पूरी 8 वोकैबुलरी बतानी है आपको। राइट एवरीवन, तो इनको देखेंगे कि कितनी वोकैबुलरी आपको आती हैं और कितनी आप कर सकते हैं। यदि आप इस 8 में से 6 कर जाते हैं तो इसका मीन्स यू आर हाईली क्वालिफाइड, मीन्स आप प्रॉपर अच्छे से पास कर गए हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिनिश करते हैं आज का ये लेक्चर, आज का ये एडिटोरियल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।